गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने या पिछली कक्षा में आपने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा होगा और उस आधार पर आपने रासायनिक आबंध को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया होगा। वैद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उपसहसंयोजक आबंध, और वो क्या होती हैं उनको भी डिफाइन किया होगा। हम एक एक पर्सनली फिर से जो आप नहीं समझ पाए हैं फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है। फिर से हम बात कर रहे हैं वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तो कहता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, फिर से मैं बात कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब होगा लेन देन, स्थानांतरण से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को आयनिक बंध भी कहते हैं। आयनिक बंध और कहलाते हैं या कहते हैं। अब कहता है कि सर जिस भी यौगिक में वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है, वे जिनमें वैद्युत संयोजक बंध या जिन यौगिकों में लिखने तो अच्छा रहेगा, जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक, या इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या इसी को क्या बोला हमने? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सर कौन कौन से हैं जिनमें ये बंध उपस्थित होता है? तो हमने आपको एग्जांपल के रूप में बताया होगा कि फर्स्ट ए या सेकेंड ए समूह के तत्व, मतलब प्रबल धन विद्युतीय तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व 7th ए और ऑक्सीजन सल्फर के साथ यदि संयोग करके कोई यौगिक का निर्माण करते हैं तो वे यौगिक आपके वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। और क्योंकि उनमें कौन सा बंध उपस्थित होता है? वैद्युत संयोजक। जैसे कि हमने एक NaCl एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा हमने KCl एग्जाम्पल ले लिया, तीसरा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जाम्पल में ले लिया, चौथा हमने कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम्पल ले लिया। इसमें आपको कहो कि सर कैसे दिखलाइए मुझे, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 1। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2, 8, 7। तो कहता है कि तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन के लेन देन के बाद अपने वहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और यह कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, बाहरी कक्षा में 7। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही लेन देन में भाग लेता है। तो कहता है बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, तो इसने दिया ना, तो क्या किया? स्थानांतरण किया, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से
बनने वाला बंध क्या कहलाता है? तो इसने दिया तो कितना दिया? एक दिया। इसने लिया तो कितना लिया? एक लिया। तो दिया तो प्लस और लिया तो माइनस। यदि अपने आयनों में वियोजित होता है तो इस तरह के यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और इनकी वैध संयोजकता क्या कहलाएगी? तो वैध संयोजकता भी पढ़ लीजिए। वैध संयोजकता की परिभाषा होगी कि किसी यौगिक में किसी विशेष परमाणु, जिस परमाणु द्वारा की बात कर रहे हैं, किसी विशेष परमाणु द्वारा दिए गए चाहे लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? वैध संयोजकता। तो इस यौगिक में सोडियम की वैध संयोजकता कितनी? 1। और इसकी वैध संयोजकता कितनी? तो इसकी भी 1। प्लस माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती, वो एक निश्चित संख्या होती है। जितना धनावेश या ऋणावेश होगी वही उसकी क्या होगी? वैध संयोजकता होगी। बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल में आ जाए। देखिए आपने पोटेशियम की बात किया तो 2,8,8,1 आपने के 11 में बांटा, इसको 2,8,7। बाहरी कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। ये 1 लेगा तो 8 हो जाएगा, दे देगा तो 8 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहें। और जो ये हम बिंदुओं से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी बिंदु को हम बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना। तो इसने दिया तो ये प्लस, इसने लिया तो एक माइनस। अब देखिए घटना हो गया, ये क्या हो गया? 8 हो गया। आपको ऐसे न समझाते हुए ऐसे ही कर दें तो ये 2,8,8 हो जाएगा, ये 2,8,8 हो जाएगा। और इन दोनों से जो बना यौगिक वह कहलाएगा कौन सा यौगिक? वैध संयोजक या आयनिक यौगिक। इसकी वैध संयोजकता कितनी? 1। इसकी भी वैध संयोजकता कितनी? 1। और क्या है वैध संयोजकता की परिभाषा? तो हमने आपको बताया कि किसी विशेष परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस यौगिक की या उस वैध संयोजक यौगिक की वैध संयोजकता कहलाती है। यहाँ मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 2,8,2। ऑक्सीजन की बात करते हैं 2,6। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा तो अष्टक पूरा कर लेगा। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? ट्रांसफर किए। यह जो बंध बनता है वो अदिशात्मक बंध होता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट नहीं किया है, तीर के माध्यम से दर्शा रहे हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या बन गया? Mg पे 2+ और ऑक्सीजन पे 2-। इसकी वैध संयोजकता 2, इसकी वैध संयोजकता भी 2। कैल्शियम की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम का 2,8,8,2 होता है, ऑक्सीजन का 2,6 होता है। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसने लिया और इसने दिया, कितना दिया? तो 2 दिया तो 2+, इसने 2 लिया तो 2-। इसकी वैध संयोजकता 2, इसकी भी वैध संयोजकता 2। आपने पढ़ लिया। तो आपने क्या पढ़ा? वैध संयोजक बंध किसे कहते हैं? आयनिक बंध किसे कहते हैं? वैध संयोजक यौगिक कहते हैं किसे कहते हैं? वैध संयोजकता क्या है? तो आपने ये तीनों पढ़ा। अब बात करते हैं वैध संयोजक यौगिक की प्रकृति। हम इसको आपको पिक्चर्स भेजेंगे, उससे आप नोट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि जो वैध संयोजक यौगिक होती हैं वो जल में या ध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं। ध्रुवीय विलायक भी जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान उच्च होता है वही अच्छे विलायक कहलाते हैं। आप सबसे अच्छा विलायक जल को जानते हैं। जल हो सकता है, द्रव अमोनिया हो सकता है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। ये सब क्या हैं? ध्रुवीय विलायक हैं। इसमें ये सारे के सारे वैध संयोजक यौगिक घुल जाएंगे और जैसे ही ये जल में घुलते हैं अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। दूसरी बात कहता है कि ठोस वैध संयोजक यौगिक जो होता है वो विद्युतीय ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन जैसे ही ये गलित अवस्था में चला जाता है या
आपका जली विलीन हो जाता है तो ये विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। अगला बात कहता है कि विद्युत की सुचालकता किसमें होगी, तो जो ठोस वैद्युत संयोजक यौगिक होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, जबकि गलित अवस्था या जली विलीन में यह वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि वो आयनित हो जाते हैं। जो आयन हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह करने में धन वाला ऋण को और ऋण वाला धन को होने लगता है और क्या होती है, विद्युत धारा विलयन में प्रवाहित होने लगती है, तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। अगला बात करता है कि जो इसका गलनांक व क्वथनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। बात करता है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों में जो वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है वह अदिशात्मक बंध होता है। कैसा बंध होता है, अदिशात्मक बंध होता है। इसी वजह से इसकी कोई निश्चित आणविक संरचना नहीं होती, यह केवल क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्योंकि क्रिस्टल जालक केवल परस्पर जुड़ने से जालक ऊर्जा क्रिएट होती है, लैटिस एनर्जी क्रिएट होती है और उस वजह से ये परस्पर जुड़ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि धनावेशित ऋणावेशित आयन परस्पर जुड़ेंगे जालक ऊर्जा की वजह से और एक क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल ठोस का निर्माण होता है। फिर से जान लें कि जो भी वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इनकी कोई आणविक संरचना नहीं होती, क्योंकि जो ये वैद्युत संयोजक बंध होता है वह अदिशात्मक बंध होता है। इतना बातें आप समझ जाएंगे, इतनी बातों को आप बुक से भी पढ़ लेंगे। आप इसके बारे में और भी जान लें कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इनका जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो 54 से ऊपर और 94 तक होता है। मतलब इसमें आयनिक होने का गुण ज़्यादा होने की वजह से इन्हें आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। आपको भी बताया कि ध्रुवीय विलायकों में घुलने पर ये अपने आयनों में क्या हो जाती हैं, वियोजित हो जाते हैं। इतने पॉइंट्स आप तैयार रखिएगा। और बात करता है कि NaCl का निर्माण कैसे हुआ, तो NaCl के निर्माण के लिए एक चक्र बताया गया है, उस चक्र को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उस चक्र को बार्न और हैबर ने 1919 में प्रतिपादित किया और बतलाया कि कैसे एक वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। सपोज दैट हम NaCl के निर्माण की बात करते हैं और इसको सिखाने के लिए बार्न हैबर दो वैज्ञानिक हैं। बार्न हैबर ने एक चक्र प्रतिपादित किया जो एक ऊष्मागतिक साइकिल है, ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। उसमें कहता है कि कोई अभिक्रिया एक पदों में हो चाहे अनेक पदों में हो, नेट एंथैल्पी नेट संभवन ऊष्मा का मान सदैव एक नियत रहता है। सपोज दैट Na ठोस अवस्था में है और क्लोरीन गैस अवस्था में है और दोनों का यदि निर्माण हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, संभवन ऊष्मा की बात करें, तो संभवन ऊष्मा सपोज दैट कुछ होता है, इसके लिए हम NaCl और Cl2 का निर्माण करते हैं। यदि NaCl यौगिक बन जाता है तो जो संभवन ऊष्मा है यही ऊष्मा ये एक पद में अभिक्रिया हुई है, कितने स्टेप में है, 1 स्टेप में है। यदि हम कई स्टेप में भी चले तो जो समस्त ऊर्जाओं का योग होगा वो HF के बराबर होगा। इसको Q से भी प्रदर्शित किसी किताब में दिया गया है, तो इसको Q से भी डिनोट कर सकते हो। इस किसी ठोस अवस्था को है तो ठोस से गैस में बदलने के लिए हमें उसको कौन सी ऊर्जा देनी होगी, तो आपको बता दें कि बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस यदि गैस अवस्था में बदलता है तो उसके लिए कौन सी ऊर्जा देनी होती है, तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी होती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन यस फॉर सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा इसको बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा आपने दिया। देने के बाद किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल गया। अब कहता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता हुई ना, प्लस की बात करता है, उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। Na+ धनावेशित बनाना है तो आपने बना दिया। कहता है कि कोई गैस यदि वियोजित होती है किसमें, परमाणु के रूप में,
तो उसको वियोजन ऊर्जा देनी होती है, हीट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, इसको डी फॉर डिसोसिएशन होता है, हिंदी में बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा दे देने पर क्लोरीन गैसीय परमाणु में टूट जाता है और कहता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन गया है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा निर्गत होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो Cl माइनस के रूप में जुड़ गया। अभी हमने बताया कि एक धनावेशित और एक ऋणावेशित गैसीय परमाणु परस्पर संयोग करेंगे, तो इस ऊर्जा द्वारा संयोग करेंगे तो उसे बोलते हैं लैटिस ऊर्जा। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी द्वारा जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? NaCl कंपाउंड बना देंगे। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या क्या, तो कहता है डेल्टा HF लिख दीजिए सर, या Q लिख दीजिए कि जो ऊर्जा है वो किसके किसके बराबर होगी, प्लस S प्लस D प्लस IE1 माइनस, क्योंकि निकल रही है IE1 और माइनस U। ये आपको याद रखना होगा। यह कौन सा चक्र बताता है कि कोई अभिक्रिया एक पदों में हो चाहे अनेक पदों में हो, कहता है कि जो संपूर्ण ऊष्मा का मान होगा वो नियत होता है, यह जो चक्र होता है ये सभी आयनिक यौगिकों के निर्माण की बात करता है, इसी को कहते हैं बॉर्न-हैबर चक्र। तो आयनिक यौगिक में इतना सब कुछ जानना है, ठीक। इसी तरह कल हम आपको सहसंयोजक यौगिक के बारे में बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।